Hello, I welcome you all to this YouTube चैनल। हम NCERT क्लास 6 का हिस्ट्री पढ़ रहे थे। आज हम इसमें दो चैप्टर कर लिया है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसमें है चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। तो जो हमारा पहले की जो सभ्यता थी, मतलब हड़प्पन सभ्यता और मोहनजोदड़ो, तो इस सभी के बारे में इस चैप्टर में विशेष रूप से डिस्कस किया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना अध्याय 3। 1 और 2 आप हम NCERT प्लेलिस्ट में जाकर के इससे पहले का लेक्चर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत दो मित्र थे। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास के गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे हैं जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगा कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। हरप्रीत और जसपाल एक खंडहर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसी से NCERT अपना अध्याय 3 चैप्टर की शुरुआत करता है। अब हड़प्पा की कहानी। आप सभी को पता होगा कि हड़प्पा नगर जो था सो किस नदी के किनारे बसा था? तो सिंधु नदी के किनारे। और सिंधु नदी, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बात किए थे कि सिंधु नदी को पहले जो ईरानी आए थे, उस इंडस नदी को क्या कहा था? उसके नाम पे इंडिया पड़ा, फिर भारत देश का नाम भारत कैसे पड़ा, तो ये सब बात की है। तो हम आज बात करेंगे हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की जो भी सभ्यता थी, हड़प्पन सभ्यता, और वहाँ से जो भी वस्तुएं मिली है उस सभी के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पर पूरा स्तर मिला। आज से 150 साल पहले हड़प्पा पाकिस्तान में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो जब खुदाई के दौरान उसे कुछ ईंटें मिले, जब वहाँ पे खोदा गया तो हड़प्पा नगर का पूरा स्थल मिला। और बताया जा रहा है कि इतना हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी पाकिस्तान में, वहाँ पे इतना ज़्यादा ईंट मिला था जिससे कि पाकिस्तान में उसी ईंट से पाकिस्तान में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। आगे पढ़ते हैं। जो आधुनिक पाकिस्तान में है, उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। तो जो हड़प्पा सभ्यता मिला था पाकिस्तान में, उसी से वो ईंट निकाल के और वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई गई। आप देखे होंगे कि रेलवे लाइन के जो नीचे में होता है, अब तो उसमें पत्थर डाला गया, लेकिन पहले ईंट डाला जाता था। तो रेलवे लाइन के नीचे में जो ईंट डाला गया था, वो हड़प्पा का जो पूरा स्तर मिला था, उसी से ईंट निकाल करके वो रेलवे लाइन बिछाई गई थी। कहाँ पे? पाकिस्तान में। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे हड़प्पा स्थल वहाँ पे खत्म हो गए। हड़प्पा जो पुराने स्थल थे, भवन थे, वो सब क्या हो गए? खत्म हो गए। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने, हमने पुरातत्वविद का डेफिनेशन पढ़ा था, देखे थे, पांडुलिपि और अभिलेखागार का जो अध्ययन करते हैं उसे पुरातत्वविद कहते हैं। तो उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। अभी हम देखिए, जब भी हम हड़प्पा सभ्यता के नाम पर पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे जगह खोजी गई थी। हड़प्पा खोजा गया, मोहनजोदारो खोला गया, वहीं पे देखेंगे चंद्रों की खोज हुई थी, कालीबंगन की खोज हुई थी, लेकिन हम इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसके पीछे कारण है, क्योंकि सबसे पहले ना हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, इसीलिए इस पूरे सभ्यता का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन रखा गया। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारत और चीजें मिली है, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। आपको ये ईस्वी याद रखना है। इन शहरों का निर्माण कब हुआ था? 4700 साल पहले हुआ था।
इन नगरों की विशेषताएं क्या थी? हड़प्पा नगर जो मिला है, जितने भी स्थल मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में, इन नगरों की विशेषता क्या थी इसके बारे में देखते हैं। इन नगरों में से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाकों में था। आपको याद रखना है, जो एग्जाम यहाँ से भी स्टेटमेंट उठा के पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो स्थल मिला है उसका जो पश्चिमी भाग था वो क्या था, ऊंचाई पे बना हुआ था, हाइट पे बना हुआ था, और जो पूर्वी भाग था वो नीचे स्थल पे उसको बनाया गया था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविद ने नगर दुर्ग कहा। जो ऊंचाई वाला भाग था इसको क्या कहा गया? नगर दुर्ग कहा गया। और निचले हिस्से का जो निचला नगर कहा गया। तो याद रखना है, ऊपर वाले हिस्सा को क्या कहा गया? दुर्ग कहा गया, नगर दुर्ग। और निचले वाले हिस्सा को निचला नगर कहा गया। दोनों हिस्सों के चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। कौन सी ईंट की? पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंट इतनी अच्छी पक्की थी कि 1000 सालों बाद आज तक इनके दीवारें खड़ी रही है। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। कुछ नगर के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। तो आपको याद, अभी हमने आगे पहले पढ़ा था कि नगर दुर्ग किधर बनाया गया था? जो भी साइड था उसके पश्चिमी भाग को नगर दुर्ग कहा जाता था। तो जो नगर दुर्ग था यहाँ पे कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी तो हम आगे पढ़ते हैं। ये खास इमारतें जो बनाई गई थी उसमें एक विशेष प्रकार के आदमी रहते थे, क्योंकि ये नगर दुर्ग था। ये पूरा आगे हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे भी एक कम्युनिटी डेवलप हुआ। तो उस कम्युनिटी में एक मुखिया होता था, तो पूरे देख रेख करता था। तो वो सब जो मेन जो देख रेख करने वाले कहें, चाहे जो सेना कहें, वो सब क्या करता था, एक इस एरिया में रहता था जो मेन अधिकारी होता था। तो वो सब क्या करता था, अपना दुर्ग बना करके रखता था। तो नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। ये तालाब एग्जाम में कई बार पूछा गया। याद रखना है कि तालाब जो था इसे हम विशेष स्नानागार कहते हैं, वो कहाँ पे मिला है? मोहनजोदड़ो में। तो ये तालाब क्यों बनाया गया था? तो जो रिचुअल होता था ना वहाँ पे, जैसे भी अभी भी हमारे धर्म में जो भी रिचुअल्स होते हैं ना, तो उसी तरह का रिचुअल्स पहले होता था। तो उसी रिचुअल्स में सभी आदमी को नहाने के लिए एक बड़ा सा मोहनजोदड़ो में एक तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविद ने महान स्नानागार कहा गया। अब एग्जाम में पूछेगा कि महान स्नानागार, ग्रेट बाथ कहाँ पे मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। ये भी याद रखना है आपको, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद करके रखना है। इसे बनाने में पूछेगा कि पुरातत्वविदों ने जो महान स्नानागार खोजा है मोहनजोदड़ो में, उससे किस चीज़ से बनाया गया था? तो ईंट और प्लास्टर से बनाया गया था। इसमें पानी के रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चालकोर की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद उसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो ये एक स्नानागार बनाया गया था बड़ा सा, और इसके चारों ओर कमरे बनाए गए थे। स्नानागार के चारों ओर कमरे बनाए गए थे। कालीबंगा कहाँ पे मिला है? साइट के, ये राजस्थान में मिला है। और लोथल कहाँ पे मिला है? गुजरात में। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड का क्या काम होता होगा? तो पूजा करने के लिए भी यूज होता होगा। तो कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले। क्वेश्चन पूछेगा कि अग्निकुंड कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा और लोथल से मिला है, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं। ये भंडारगृह का क्या काम होता होगा? अनाज को सुरक्षित रखने के लिए। हमने अध्याय 2 में पढ़ा था कि किस तरह से अनाज, सबसे पहले गेहूं और जौ कहाँ पे मिला था, चावल की खोज कहाँ पे हुई है। तो इस सब को स्टोर करने के लिए भंडारगिरी मिला है। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से। कल इसे अध्याय 2 में हमने पढ़ा था कि एक 4 कमरे का
एक भवन घर मिला था जिसमें 2 कमरे में क्या किया गया था, सामान अनाज को स्टोर करके रखा गया था। ये मानचित्र यहाँ पे देख सकते हैं। जो मोहनजोदारो है ये सिंधु नदी के किनारे पे बसा था। ये रहा मोहनजोदारो साइट, यहाँ पे बसा था। चन्हुद्रो यहाँ पे है जो कि राजस्थान में था। धौलावीरा, सुरकोटदा ये सब गुजरात में था। सुरकोटदा देख रहे हैं यहाँ पे पूरा अरब सागर है और यहाँ पे ये सुरकोटदा था। तो ये क्या था, एक तरह का पोर्ट के, उस समय में पोर्ट के तरह काम करता था। लोथल भी एक पोर्ट का काम करता था जो कि गुजरात में है। कालीबंगा, राखीगढ़ी, हड़प्पा ये सब साइट है। यही है विशेष स्नानागार। देख सकते हैं कि ये एक स्नानागार था। इसके चारों साइड बड़े बड़े रूम बनाए गए थे और अभी हमने पढ़ा था कि 2 साइड से सीढ़ी बनाया गया था। तो एक सीढ़ी ये रहा और एक सीढ़ी ये रहा। ये दोनों साइड की सीढ़ी इसमें उतरने के लिए था और इसमें पानी को निकासी करने का और भरने का दोनों साधन बनाया गया था। तो ये साइट कहाँ पे मिला है, याद रखना है, मोहनजोदारो में। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। घर के जो आंगन थे उसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। मतलब बीच में आंगन हो गया और घर के चारों ओर क्या होता था, कमरे होते थे और बीच में आंगन होते थे। अभी भी हमारे घर में, अभी भी गांव में जो पुराने ज़माने का घर होगा उसमें इसी पैटर्न का आपको घर मिलेगा कि बीच में आंगन है और चारों साइड से क्या है, घर है और होता था। और कुछ घरों में कुएं भी मिले हैं। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियां को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे। मेन होल क्या था कि अभी आप देखे होंगे कि जब भी रोड पे जाते होंगे तो रोड के बीच में एक बड़ा बड़ा इस तरह का मैन होल होता है। तो मैन होल क्या होता है कि इसमें आदमी जा करके इसे क्लीनिंग कर सके। कुछ समय के बाद क्या होता है कि इसमें बहुत सारा कचरा आ जाता है जो बह नहीं पाता है, तो उसे क्लीनिंग करने के लिए मैन होल बनाया जाता था। तो आप देख सकते हैं कि मोहनजोदारो आज से जो सभ्यता 1500 साल 2000 साल पहले फली उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह के आदमी थे और उस कितना एडवांस आदमी था कि उसने उस समय में मेन होल बनाया था। नालों को इस तरह से बनाया गया था, घर को इस तरह से बनाया जाता था। तो इस हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। तो जितने भी शहर थे, जैसे मोहनजोदारो की बात करें चाहे हड़प्पा शहर की बात करें, तो सब योजनाबद्ध तरीके से क्या किया गया था, बनाया गया था। नगरीय जीवन, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मोहनजोदारो जो था वो किस तरह की सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। तो आपको याद रखना है कि मोहनजोदारो एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर के खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोग को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मन को तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि मन का और सोना चांदी के आभूषण हड़प्पा सभ्यता से मिला है कि नहीं मिला है। तो याद रखना है कि मन का और सोना चांदी के आभूषण भी वहां से मिले हैं। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाए। तो उस समय में हड़प्पा सभ्यता में भी लिपिक रहते थे। अभी भी बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं, जो बहुत सारे सिक्का मिला है हड़प्पा सभ्यता का जिसपे बहुत कुछ अंकित है, लेकिन आज तक उसे कोई पढ़ नहीं पाया है। तो जब भी इसे आदमी पढ़ने में सक्षम हो जाएगा तो हमें उस सभ्यता की और भी जानकारियां मिल पाएगी। आगे देखते हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे
जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह के चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौना भी मिले हैं जिन्हें बच्चे खेलते थे। तो मिट्टी से बने खिलौना भी मिला हुआ है हड़प्पा सभ्यता से। ये देख सकते हैं कि किस तरह से नाला बनाया गया था हड़प्पा सभ्यता का। ये जो सील है ये कहाँ का है? हड़प्पा सभ्यता का। ये सील हमें मिला हुआ है हड़प्पा सभ्यता से। लेकिन इस हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी उसे साइंटिस्ट अभी तक पढ़ नहीं पाया है। जो पुरातत्वविद है उसे पढ़ने में लगा हुआ है। नगर और शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविद को जो चीज़ें वहाँ मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तो याद रखना है कौन कौन सी चीज़ें मिली है। पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोना और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोना और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक है। मन के बाट और फलक हैं। ये देख सकते हैं ये क्या है? ये पत्थर के बाट हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहर बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मुहर बनाते थे। इन्हें आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस चीज़ के मुहर बनाते थे? तो पत्थर के मुहर बनाते थे। और जो मुहर बनता था वो कैसा होता था? तो रेक्टेंगुलर आयताकार क्षेत्र में होता था। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो याद रखना है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कपास की खेती हड़प्पा सभ्यता में होती थी कि नहीं होती थी? तो कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कटाई का संकेत देता है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मुहरों पर पिचकारी करना आदि। पेज 26 पे हम देखे थे मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये मूर्ति का चेहरा है। ये मूर्ति मिला है हड़प्पा सभ्यता से। तो अब देख सकते हैं कि इसमें इनका जो चेहरा है सो कितना क्लियर बनाया गया है। और उनकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। ये जो मूर्ति बनाई गई है इसमें आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इनका दाढ़ी बनाया गया है। हर एक चीज उत्कीर्ण किया गया है। तो ये किसी एक विशेषज्ञ जो होगा मूर्ति कला में वही बना सकता है, वही कर रहा है। आगे देखते हैं हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों इस काम में दक्ष थे। अब फेंस क्या होता है इसको देखते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेंस से मन के चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो ये याद रखना है कि फेंस जो था सो एक आर्टिफिशियल ढंग से तैयार किया गया, आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया जाता था फेंस को। और इससे मूर्ति, चूड़ी बनाया जाता था, मनके बनाए जाते थे। चूड़ी का कारखाना भी मिला है हमें कहाँ से? तो कालीबंगा से। कालीबंगा में चूड़ी की फैक्ट्री मिली है जहाँ पे बैंगल्स बनाया जाता था। कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थ को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क,
प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कटाई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वो दूर दूर से आयात करते थे। तो हड़प्पन जो लोग थे, हड़प्पन वासी जो थे, सो तांबा को आयात करते थे, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों को आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। तो तांबे का आयात कहाँ से होता था? राजस्थान से होता था। यहाँ तक कि पश्चिमी एशिया देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो याद रखना है, टीन का आयात कहाँ से किया जाता था? तो ईरान और अफगानिस्तान से। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और तांबे का आयात कहाँ से किया जाता था? राजस्थान से। सोने का आयात कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, इन चित्रों को देखें। एक खिलौना है, एक गाड़ी का, जिसमें पहिया लगा करके। तो इस हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि आदमी इस तरह की गाड़ी भी बनाया। उस समय में जो हड़प्पन सभ्यता के निवासी थे, वो इस तरह का गाड़ी बना करके सामान को ढोने का काम करता होगा इन गाड़ियों पे। जो मोहनजोदारो मूवी है ऋतिक रोशन की, उसमें भी इस तरह की गाड़ी का वर्णन किया गया और दिखाया गया। तो इस तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय में इस तरह की पहिया गाड़ी वो सब घिसते होंगे। अब आगे देखते हैं, नगरों में रहने के लिए भोजन। ये सील हड़प्पन सभ्यता से मिला है। ये देख सकते हैं कि एकदम आगे पीछे पढ़े थे कि आयताकार सील होती थी। इस पे कुछ चित्र उत्कीर्ण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। अब भोजन के बारे में पढ़ते हैं कि वहाँ के लोग किस तरह के भोजन खाते थे और ये भोजन कहाँ से उपलब्ध होता था। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा में लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो ये याद रखना है, इतना चीज़ उगाते थे। गेहूं उगाते थे, जौ, दाल, मटर, धान और तिल, सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे। तो इतने साल में क्या हो गया कि ये लकड़ी का जो हल होगा सड़ गया होगा। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। अब देख सकते हैं कि खिलौना हमें क्यों मिला है, क्योंकि हम पढ़े थे कि खिलौना जो था सो मिट्टी से बना करके फिर इसे पका करके बनाया जाता था, टेराकोटा जिसको कहते थे। तो ये मिट्टी का बना हुआ होता था और आग में पकाया जाता था, जिसके कारण ये खिलौना अभी तक अवशेष के रूप में मिला है। तो इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि जब खिलौना मिला है तो इस तरह का आदमी हल का उपयोग करता होगा जमीन को जोतने के लिए। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी। हड़प्पा में सभ्यता में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उसने फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया करते होंगे। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करके उनका मांस खाते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात में जो हड़प्पन सभ्यता मिला है उसके बारे में थोड़ी सी देखते हैं। कच्छ के इलाकों में खदीर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में इस तरह से स्टेटमेंट दे देगा कि धौलावीरा
तो सबको पता है कि गुजरात में मिला है, लेकिन कहाँ पे, तो कच्छ के इलाके में खदीर बेट के पास धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। ये याद रखना है आपको कि हड़प्पा सभ्यता, हम अभी पीछे पढ़े थे कि मेनली पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग था। हड़प्पा सभ्यता में जो भी स्थल मिला है, तो पश्चिमी भाग को क्या कहते थे, दुर्ग कहते थे। ये यहाँ पे कुछ विशेष भवन बनाया गया था, लेकिन जो निचली भाग होता था ये आम जनता के लिए बनाया गया था। लेकिन जब धौलावीरा का गहन अध्ययन करते हैं, धौलावीरा कहाँ पे मिला, गुजरात में, तो यहाँ पे नगर को 3 भागों में बांटा गया था और सब नगर को 2 भाग में, लेकिन धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जला गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल, तो याद रखना है लोथल साबरमती के एक उपनदी थी। कौन सी उपनदी थी, भोगवा। साबरमती की एक उपनदी है जिस नदी का नाम था भोगवा, वहीं पर लोथल सभ्यता की खोज की गई थी, जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर शंख और धातुओं से बनाए गए चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो लोथल जो था सो एक पोर्ट सिटी भी था, तो जो भी दूसरे देश से आयात किया जाता होगा उसे लोथल में ही सबसे पहले उतारा जाता होगा। इस नगर में एक भंडारगिरी भी था। इस भंडारगिरी से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। तो याद रखना है मुहरबंदी क्या होता था, तो गीली मिट्टी लिया जाता था। आप मूवी में देखे होंगे, मोहनजोदारो वाली मूवी में, तो ये मुहर होता, गीली मिट्टी का एक मुहर होता था और इस पे एक छाप बना दिया जाता था और उसे सील कर दिया जाता था, जिससे क्या हो कि कोई भी इसका दुरुपयोग न कर पाए। और जहाँ पे इस माल जाएगा तो वहाँ के आदमी इस मिट्टी को चेक करेगा और देखेगा कि इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया, तो वो पाएगा कि ये सामान सुरक्षित मंगाया गया है। तो इसलिए मुहरबंदी का उस समय में यूज किया जाता था सामान को सुरक्षित रखने के लिए। लोथल क्या था, एक बंदरगाह था। यहाँ बड़ा तालाब लोथल को बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती होगी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया और उतारा जाता होगा। ये देख सकते हैं लोथल सिटी का जो वो है। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। तो इमारत मिली है कहाँ पे, लोथल में, जहाँ पे क्या बनाया जाता था, तो मनके बनाने के काम होता था। पत्थर के टुकड़े अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। जो मुहर की छाप होती थी उसे मुहरबंदी कहते थे। ये देख सकते हैं, ये गीली मिट्टी है, उस पर प्रेस करके एक छाप लगाया गया। अगर एक छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है। सभ्यता का अंत। अब इतना अच्छा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, जो कहा जाता है कि उस समय में एक नगरीय सभ्यता थी और विश्व में जितनी भी सभ्यता फल फूल रही थी उस दौरान, उस समय में सबसे विकसित सभ्यता माना जाता है किसको, हड़प्पा सभ्यता को। तो इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ते हैं। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेकिन मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे।
ये सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई नई छोटी बस्तियां में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगर का विकास हुआ। उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो हम इसमें पूरी तरह से ये चैप्टर पढ़ लिए, जिसमें हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का जो एक ओवरव्यू था, उसमें जो क्लास 6 के एनसीईआरटी में दिया गया, उसमें हम देखे थे सभी छोटे छोटे जो जैसे कि मोहनजोदड़ो के बारे में दिया हुआ है। इसमें आपको याद रखना है कि ग्रेट बाथ कहाँ पे मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद अग्निकुंड, ये भी एग्जाम में पूछता है। अभी हमने पढ़ा था कि अग्निकुंड कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला था, लोथल से मिला था। तो इन सब जगहों से अग्निकुंड मिला था। तो आज हम यहीं पे रखते हैं। अब नेक्स्ट में हम आगे अध्याय 4 पढ़ेंगे, इससे नेक्स्ट लेक्चर में। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe this channel.